गुड इवनिंग स्टूडेंट। पवार एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक मनोविज्ञान का है, जिसमें है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बारे में पहले से भी आप काफी जानते होंगे, लेकिन आज इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का अच्छे से वर्गीकरण करेंगे। ये बीएड में भी है, बीएसटीसी में भी आता है और कंपटीशन की जितनी भी एग्जाम होती हैं उनमें जरूर आता है। कहने का मतलब साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं उनमें से एक ये महत्वपूर्ण है, तो इसका आज अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम व्यक्तित्व। क्या होता है व्यक्तित्व? किसी भी व्यक्ति के बारे में जो भी धारणा होती है उसके व्यक्तित्व से निकल के आती है। प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो केवल बाह्य रूप रंग को देखकर ही ये आइडिया लगा लिया जाता या ये मान लिया जाता कि इसका व्यक्तित्व ऐसा है। अगर किसी का व्यक्तित्व ज्यादा आकर्षित करने वाला होता उसे ज्यादा अच्छा मान लिया जाता। अगर कोई एक बार में ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाता तो उसे ज्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता। लेकिन सही मायने में ये इसका अर्थ नहीं है। अधिक व्यापक रूप से समझने के लिए हम इसे दो मतों के आधार पर लेके चलते हैं, एक प्राचीन मत, दूसरा आधुनिक मत। प्राचीन मत में तो हम इसका लेंगे कि ये कहाँ से आया, किस भाषा से उत्पत्ति हुई और केवल बाह्य उससे इसका संबंध होता है। और आधुनिक मत में कुछ ज्यादा गहराई से जाते हैं, तो इसको देखते हैं हम। आइए, व्यक्तित्व हिंदी भाषा का शब्द है जो अंग्रेजी की पर्सनैलिटी से बना है। व्यक्तित्व शब्द हिंदी भाषा का है जो अंग्रेजी के पर्सनैलिटी से बना है। और ये अंग्रेजी का पर्सनैलिटी शब्द भी लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। लैटिन भाषा के किससे बना है? पर्सोना शब्द से। पर्सोना शब्द का अर्थ होता है नकाब, मुखौटा। नकाब या मुखौटा, इसे मास्क भी कह सकते हैं। नकाब का मतलब मास्क भी होता है, जो कोरोना काल में बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है। इससे तो आप सभी जानने लग गए होंगे मास्क क्या होता है। और इन दोनों के उसमें देखें तो इसका मतलब होता है नकली चेहरा, जिसमें वास्तविकता का अभाव भी हो सकता है और कई बार वास्तविकता भी हो सकती है। इसके अर्थ के बाद हम एक विद्वान हुए सिसरो नामक, इन्होंने प्राचीन मत के आधार पर यह बताया है कि पर्सोना जो शब्द है इसका विवेचन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। पर्सोना शब्द का निम्न बिंदुओं के आधार पर विवेचन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है भूमिका के अनुसार उसका वर्गीकरण, कि किसी व्यक्ति की भूमिका कैसी है, किन किन उसमें वो अपना कैसा कैसा व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है, कैसी भूमिका निभाता है। उसके बाद भूमिका के बाद अगर हम देख लें, दूसरा आता है हमारा उपयुक्त व्यक्तित्व के आधार पर। तीसरा आता है गुणों का विकास उसी के अनुसार करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। और चौथा है नवीन व्यक्तित्व। ये कई सारी चीजें इसमें आती हैं। तो सबसे पहले भूमिका के आधार पर अगर हम उदाहरण दे दें तो आपने देखा होगा कई बार ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में रामलीला, रासलीलाएं या अन्य प्रकार के कोई भी नाटक वगैरह होते हैं, तो उसमें जो अभिनयकर्ता होते हैं, आप फिल्म वगैरह देखते हो, नाटक देखते हो, उनमें जो पात्र होते हैं वो अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। वो वास्तव रूप में ऐसे होते नहीं है, कोई नायक होता है, कोई खलनायक होता है, लेकिन उनके गुण भी उन्हीं के अनुरूप वो भूमिका निभाते हैं, गुणों के आधार पर ही चलते हैं। भूमिका की बात की जाए और क्षेत्रों को छोड़ के एक खुद के आधार पर हम ले सकते हैं। जैसे मैं अगर किसी विद्यालय महाविद्यालय में जाती हूँ तो वहाँ अपना टीचर के रूप में मेरी कैसी भूमिका है, घर में अपने बच्चों के सामने कैसी रहेगी, पड़ोसियों के साथ मेरा कैसा व्यवहार रहेगा, ये सारी बातें भूमिका के इसमें आते हैं। जरूरी नहीं कि सभी जगह मेरा एक जैसा, शायद ही कोई ऐसा मिलता है कि एक जैसा व्यक्तित्व सभी को हो सकता है, कोई पसंद करे कोई ना पसंद करे, तो वो सारी बातें व्यक्तित्व से ही आती हैं। अब उपयुक्त व्यक्तित्व के आधार की बात करें तो उपयुक्त क्या है? जो सही है, उपयोगी है। इसी के आधार पर हम बच्चों में उपयुक्त गुणों का भी विकास करते हैं, जो अगले इसमें है, जिसे सभी सही मानते हैं, जो वैधानिक है,
जो नियम के अनुकूल है उन गुणों का विकास करना हम इसमें मानते हैं। अगला है नवीन व्यक्तित्व, जो पहले नहीं है लेकिन उसमें कुछ और जोड़ दें, परिवर्तन ले आए, और ऐसा भी नहीं है कि पहले से हो सकता है वो बिल्कुल वास्तविकता में हो ही नहीं, उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। तो ये होता है नवीन व्यक्तित्व। तो अगर पर्सनालिटी की बात करें, हिंदी के व्यक्तित्व से बना है, अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं, लैटिन शब्द पर्सोना से बना है जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पर्सोना शब्द किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा का है। कई बार ये भी पूछ लिया गया है कि व्यक्तित्व अंग्रेजी के किससे बना है, तो पर्सनालिटी से बना है। तो कई तरह के इस तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आती है इसकी प्रमुख परिभाषाएं जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं में लेते हैं मन के अनुसार। मन के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। व्यक्तित्व क्या है मन के अनुसार? व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन से मतलब उसकी शारीरिक बनावट भी आ सकती है, आंतरिक गुण भी उसमें आ सकते हैं। व्यवहार के तरीके, किस तरह से वो व्यवहार करता है दूसरों के साथ। रुचियों, क्या उसकी रुचि है। दृष्टिकोण, रुचि का मतलब पसंद नापसंद से है, और दृष्टिकोण कई तरह के हो सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। क्षमताओं, उसकी कार्य करने की कितनी है, और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। किसी भी कार्य व्यवहार को वो किस तरह से करता है, इन सब का संगठन ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। किसके अनुसार? मन के अनुसार। अब अगले आते हैं और पोर्ट के अनुसार। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कितनी ही बार ये परिभाषा पूछी जा चुकी है। और पोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। उनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक, कई बार मनोशारीरिक की जगह मनोदैहिक भी आ जाता है, शारीरिक की जगह दैहिक भी दे देते हैं इसे चेंज करके। तो बात यही है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। वातावरण के साथ किस तरह से वो समायोजन बिठाता है, ये सारा कार्य कौन करता है? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। किसी भी कार्य को करने के लिए जैसे हमें शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता होगी, तो अंदर से भी मन संबंधी भी विचार होने चाहिए उसे करने के प्रति। वो है जागरूक, करना चाहता है नहीं करना चाहता, वो सक्रिय है या निष्क्रिय है, ये भी इसका योगदान रहता है। अगली जो हमारी परिभाषा है आइजेंक के अनुसार, आइजेंक ने व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके समायोजन का निर्धारण करता है। यानी जो उसे वातावरण में रहने के अनुकूल बनाता है, एडजस्ट करता है, ये सारे उसके अंदर गुण आते हैं। तो एक चरित्र की इसमें बात आ गई है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी व्यक्ति का चरित्र गतिशील होना चाहिए, कहने का मतलब स्थायी या अस्थायी। तो आप किससे सहमत हो? अगर किसी का चरित्र गतिशील होता है या कहने का मतलब स्थायी या अस्थायी, तो चरित्र कैसा होना चाहिए? तो इसे मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप कमेंट्स करके बताएं कि चरित्र कैसा होना चाहिए, स्थायी या अस्थायी। ये बहुत काम का पॉइंट है आपका, अगर आप समझते हो तो उसके आधार पर। तो इस तरह हमने कई विद्वानों के अनुसार व्यक्तित्व की जो परिभाषाएं हैं उनका वर्गीकरण किया, जिनमें वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और पोर्ट के अनुसार। ये 2-3 बार तो रीड में ही आ चुकी है, तो इसको अच्छे से आप जान लें और जो भी बातें इसमें आई हैं वो आपको बताई दी। इसके बाद हम चलते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। कौन कौन से प्रकार माने हैं व्यक्तित्व के? तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार इसके अलग अलग प्रकार माने हैं। व्यक्तित्व के प्रकारों में सबसे पहले आते हैं फ्रेशमर के वर्गीकरण के अनुसार। फ्रेशमर के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं ये 4 बताए हैं।
4 प्रकार उन्होंने बताए हैं। इन 4 प्रकारों में उन्होंने सबसे पहले माना है नंबर 1 पिकनिक। दूसरा माना है इन्होंने एस्थेनिक। एस्थेनिक। तीसरा है इनका एथलेटिक। और चौथा प्रकार है इनके अनुसार डिस्प्लास्टिक। चौथे वर्गीकरण में आता है इनका डिस्प्लास्टिक। क्रेसमर ने इसके कई बार केवल संख्या ही पूछ ली जाती है कि क्रेसमर ने इनके कितने वर्गीकरण बताए हैं, तो इन्होंने बताए हैं 4 प्रकार के। ये चारों प्रकारों में पिकनिक जो होते हैं, पिकनिक प्रकृति के लोग, इनके बारे में, पिकनिक किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो चपटे यानी चपटाकार होता है उनका शारीरिक, वो गोल कोमल शारीरिक गठन वाले होते हैं। और एस्थेनिक उसकी अगर हम बात करें तो इस प्रकार के लोगों का जो गठन है, अब जो सबसे पहले पिकनिक पे आते हैं, सॉरी दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं। पिकनिक प्रकृति के लोगों का थोड़ा सा उसमें ये जो वर्गीकरण है, इस तरह के वर्गीकरण में साहसी, छोटे, पुष्ट, गोल आकृति वाले आते हैं। साहसी, पुष्ट और गोलाकार, जिनकी शरीर की आकृति जैसे कई देखने में गोल मटोल से लगते हैं, उस तरह के व्यक्तित्व वाले इसमें आते हैं पिकनिक वाले में। दूसरा आता है एस्थेनिक। इस एस्थेनिक में जो इनकी मांसपेशियां होती हैं वो ज्यादा बहुत वो नहीं होती, लेकिन फिर भी ये भी गोल कोमल, इनका जो शारीरिक गठन होता है वो कोमल होता है। कोमल के साथ साथ ही ये लोग चपटे और तंग सीने वाले, चपटे और तंग सीने वाले, जबकि ये कैसे होते हैं, गोलाकार। पुष्ट भी होते हैं, पुष्ट से मतलब मोटे से हो सकता है इनका। अगला जो वर्गीकरण आता है एथलेटिक। नाम से इसका कुछ ऐसा पता चल रहा है, ये एक तरह से खिलाड़ी, एथलेटिक जैसा नाम से ही है, इस तरह के लोग खिलाड़ी की श्रेणी में आते हैं। इनका जो शारीरिक गठन है वो पुष्ट होता है, हष्ट पुष्ट उसके होते हैं, ये मजबूत होता है शारीरिक वो। लेकिन जब ये किसी मानसिक उससे पीड़ित हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ये मनोविदलता यानी मानसिक रोगी भी हो जाते हैं कई बार शरीर के उससे। अब आता है अगला वर्गीकरण डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक, इनका जो शारीरिक अनुपात है एक तरह से बेडौल होते हैं, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। शारीरिक चौड़ाई भी ज्यादा हो सकती है, कई बार लंबाई भी हद से ज्यादा या कम हो सकती है, तो इस तरह के शारीरिक अनुपात इनका अनिश्चित होता है। तो ये 4 वर्गीकरण हुए। पिकनिक में ध्यान रखना है, गोल मटोल कह सकते हो, नाटे कद के, मोटे होते हैं। एस्थेनिक में ज्यादा मजबूती नहीं रहती है एथलेटिक की तरह, लेकिन ये हष्टपुष्ट होते हैं, मजबूत कट काठी। और सबसे जो होता है बेस्ट में होता है एथलेटिक, ये खिलाड़ी होते हैं। और डिस्प्लास्टिक का जो शारीरिक अनुपात है वो कोई निश्चित नहीं होता। अगला जो वर्गीकरण आता है हमारा वो आता है सेल्डन के अनुसार। ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। सेल्डन के अनुसार जो वर्गीकरण है, कई बार पूछा जा चुका है और आते ही रहते हैं। सेल्डन के अनुसार सेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? 3 प्रकार सेल्डन के अनुसार, जिनमें पहला आता है एंडोमार्फिक। 3 वर्गीकरण हैं इनके अनुसार।
एंडोमार्फिक, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं शारीरिक गठन वाले, गोल मटोल, नरम होते हैं और ये भावुक प्रकृति के लोग होते हैं, एंडोमार्फिक। दूसरा जो इसका भेद आता है, लगभग इसका और पिकनिक का एक जैसा स्वभाव या प्रकृति वाले होते हैं। दूसरा आता है मेसोमार्फिक। मेसोमार्फिक दूसरा प्रकार हो गया सेल्डन के अनुसार। ये सुदृढ़ शरीर वाले होते हैं, इनका स्वभाव क्रियाशील, शक्तिशाली, आक्रामक, फुर्तीले होते हैं। मेसोमार्फिक ये शक्तिशाली होते हैं, फुर्तीले होते हैं यानी एक्टिव होते हैं। तीसरा जो इसका आता है वर्गीकरण, एक्टोमार्फिक। एक्टोमार्फिक एक्टोमार्फिक में दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। ये संवेदनशील, नाजुक और पलायनवादी होते हैं। संवेदनशील होते हैं, नाजुक प्रकृति के होते हैं यानी ज्यादा कुछ सहन नहीं कर पाते, और भावुक प्रकृति के। तो कहीं ना कहीं इनमें और इनमें थोड़ी बहुत समानताएं होती हैं। जहां इन्होंने 4 उसमें विभाजित किया था, इन्होंने सारी बातों को 3 रूप से वर्गीकृत कर दिया है। और परंतु ये कई बार पूछा जाता है कि सेल्डन के अनुसार कितने प्रकार से वर्गीकरण किया है, तो 3 प्रकार से। तीनों प्रकारों में एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। अगला जो हमारा वर्गीकरण आता है, 2 वर्गीकरण होगा, क्रेस्मर के अनुसार हो गए और सेल्डन के अनुसार हो गए। अब तीसरा जो वर्गीकरण आता है उस पर चलते हैं हम। बहुत ही उपयोगी वर्गीकरण है ये। मनोविश्लेषणवादी एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम यूंग है। सेल्डन ने जो 3 प्रकार बताए थे उन्हीं का इन्होंने वर्गीकरण अपने तरीके से किया है। तो मनोविश्लेषणवादी यूंग। मनोविश्लेषणवादी यूंग के अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। दोनों ही भाग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनमें। पहला जो भाग माना है इन्होंने अंतर्मुखी। अंतर्मुखी अपने आप में मस्त रहने वाले, अपनी बात को जल्दी से किसी से शेयर नहीं करते हैं। दूसरा इन्होंने माना है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी समाज के लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, लोगों से बातचीत करना, अधिक लोगों के मध्य रहना, इनको अच्छा लगता है बहिर्मुखी। और अंतर्मुखी इसके विपरीत है। तो ये 2 वर्गीकरण किसने किए? यूंग ने। कहीं कहीं आपको ये नाम जुंग भी मिल जाएगा तो ये नाम यूंग ही है और ये मनोविश्लेषणवादी है। इनके अनुसार 2 वर्गीकरण है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का जैसे मैंने बताया ये अपने आप में केंद्रित होते हैं परंतु कर्तव्य परायण होते हैं, चिंतनशील होते हैं और ये ज्यादा किसी के साथ इंटरफेयर करना या अपने जीवन में किसी दूसरे का इंटरफेयर ये अच्छा महसूस नहीं करते। जबकि इनको इसके विपरीत माना है। ये लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ रहना इनको अच्छा लगता है। एक और वर्गीकरण देखते हैं हम जेम्स विलियम के अनुसार।
विलियम्स के अनुसार उन्होंने 2 वर्गीकरण किए हैं विलियम्स ने। केवल इनके नाम जान लेते हैं हम। इनका जो वर्गीकरण है विलियम्स का, वो है कोमल हृदय वाले, कोमल हृदय वाले, और दूसरा है कठोर हृदय वाले। इन्होंने भाव पक्ष से ले लिया है, और भावनाओं का संबंध किससे होता है? हृदय से, जबकि विचारों का संबंध केवल मस्तिष्क से होता है। तो 2 वर्गीकरण किसके अनुसार है? विलियम्स के अनुसार। कोमल हृदय वाले किसी की कही हुई बात से बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, उसकी बातों को सुनकर के खुद दुखी हो जाते हैं या दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुख सुख से कोई मतलब नहीं होता, या अपने उसमें मस्त रहते हैं और बहुत ही कठोर प्रकृति के होते हैं। इनका स्वभाव ऐसा होता है जो जल्दी से किसी की बातों से दुखी नहीं होते हैं या प्रभावित नहीं होते हैं। एक और वर्गीकरण हम देख लेते हैं न्यूमैन तथा स्टर्न के अनुसार। न्यूमैन तथा स्टर्न विद्वानों का है ये। इन्होंने इसके भेद माने हैं 2, एक विश्लेषणात्मक, दूसरा संश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक और अगला है संश्लेषणात्मक। वैसे दोनों का जो है प्रकृति का संबंध लगभग थोड़ा थोड़ा इनमें से अंतर्मुखी और बहिर्मुखी से ज्यादा है। संश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है? संगठित, छोटे उसमें, और विश्लेषणात्मक का व्यापकता से है संबंध। तो दोनों ही कहीं ना कहीं इनसे भी ये संबंधित होते हैं। अब शारीरिक गठन के आधार पर और एक मुख्य जो पहले आ चुका है सेल्डन का वर्गीकरण, उन्होंने शारीरिक गठन के आधार पर और इसका 3 भागों में वर्गीकरण किया है। सेल्डन ने ही एक और वर्गीकरण किया है शारीरिक गुणों के अनुसार। शारीरिक गुणों के आधार पर शारीरिक गुणों के आधार पर सेल्डन का जो वर्गीकरण है कोमल एवं गोलाकार 3 बताए हैं इन्होंने। पहले भी 3 थे इनके, जिनमें नंबर 1 क्या है? कोमल एवं गोलाकार। कोमल एवं गोलाकार। दूसरा है आयताकार। आयताकार, चपटा सा मुंह है, चपटी सी बनावट है, तो उसे आयताकार में आप ले सकते हो। और अगला है इनका लंबाकार। लंबाकार शारीरिक गुणों के आधार पर ये सेल्डन का वर्गीकरण है। सेल्डन के दोनों ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। शारीरिक गुणों के आधार पर 3 वर्गीकरण कर दिए, कोमल एवं गोलाकार, और अगला किया है इसमें आयताकार, और तीसरा है लंबाकार, जो लंबे होते हैं। इन तीनों में ही हम देखते हैं जैसे गुण पहले दिए उन्हीं के आधार पर इनको यहाँ बांट दिया है। ये हो गए गोलाकार,
अगला हो गया आयताकार और ये हो गया लंबाकार। ये जो होते हैं इनका व्यक्तित्व खुश मिजाज वाले होते हैं, हर किसी की बात से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, इन्हें मध्यम उसमें रख सकते हैं, और ये थोड़े इनसे बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो इस तरह से हमने व्यक्तित्व के कई सारे गुण, शारीरिक बनावट, आकार, इसके आधार पर वर्गीकरण किए, जिनमें कई विद्वानों का मैंने आपको वर्गीकरण बताया, कई सारी परिभाषाएं इसकी दी, जिसमें से आपको ऑलपोर्ट की जो परिभाषा है वेरी इंपोर्टेंट है, उसको बार बार आती रहती है, वो तो एक आध बार नहीं आई है, नहीं हर बार रीट में आती है। और जो सेगलन का वर्गीकरण है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यूंग का जो वर्गीकरण है वो भी बहुत ज्यादा काम का है, वो भी आता रहता है क्योंकि वो मनोविश्लेषणवादी है। तो आज मैंने आपको व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया, अभी इसमें और भी कई सारी इसकी विशेषता वगैरह हैं, तो ये वर्गीकरण आपको समझाया। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।